हेलो, एक बार फिर से स्वागत है आप सबका अपनी नई वीडियो में। इस वीडियो में 9th क्लास चैप्टर 5 का जो है यूक्लिड की ज्यामिति का परिचय उसको हम करेंगे। और इस वीडियो में हम सिर्फ बेसिक पे बात करेंगे, क्योंकि किसी भी चैप्टर को करने के लिए बेसिक आना बहुत ज़रूरी है और मैं बेसिक पे ज़्यादा फोकस देता हूँ। तो इसलिए चैप्टर 5 का इस वीडियो में सिर्फ और सिर्फ बेसिक पे ही बात करूँगा। और अगर आप ये वीडियो पूरा देखते हो, बेसिक समझते हो, तो आपको आने वाले समय भी ये क्वेश्चन जो आप करोगे इस चैप्टर के तो आपको समझ आने लगेंगे। तो चलो शुरुआत करते हैं। तो पहला हम जो देखते हैं इस चैप्टर में मेन चीज़ है वो है ज्यामिति। इसका क्या मतलब है ज्यामिति का? देखो, ये दो शब्द से बना है यूनानी भाषा से, जियो और मैट्रिन। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है? जियो का मतलब होता है पृथ्वी, ठीक है, पृथ्वी, और मैट्रिन का मतलब होता है मापना, ठीक है, मापना। तो यानी कि ज्यामिति का कहने का मतलब हुआ पृथ्वी का मापना, यानी पृथ्वी को मापना, ठीक है। तो आखिर इसका मतलब क्या है? देखो, आज के समय में कोई भी चीज़ बनती है, चाहे वो घर हो, सड़क हो, या बड़ी से बड़ी स्मारक हो, तो आप इस बात से भली बहुत ही परिचित है कि वो बिना मापे तो हो नहीं सकता है ना। उसमें ज्योमेट्री का यानी मैथ का यूज होता है, उसने मापना ही पड़ता है। तो यही चीज़ पहले के समय में पृथ्वी का मापना, यानी कि क्या पहले के समय में ये सब चीज़ें होती थी? तो इसका आंसर है हाँ। आप एक चीज़ देखोगे कि जो इजिप्ट में पिरामिड है, ठीक है, इजिप्ट के जो पिरामिड है, इजिप्ट के पिरामिड, और साथ में मोहनजोदाड़ो हड़प्पा जो है, आप जानते हो वो काफ़ी विकसित सभ्यता थी, जिसमें टॉयलेट और कई ऐसे घर मिले और ईंट से बने हुए। तो इस बात का सबूत है कि देखो, ईंट तो बिना माप के बन ही नहीं सकता। और आप जानते हो कि जो हमारा यह है पिरामिड जो इजिप्ट में, वो एक मतलब अजूबा है, और उसको उस समय बनाया गया जब उतना मैथ विकसित नहीं था। तो यानी कि ये कहा जा सकता है कि उस समय भी लोगों को मैथ का ज्ञान था, है ना। अभी हमें लग रहा है कि उस समय नहीं था, लेकिन तो यानी कि उस वक्त भी लोगों को मैथ का ज्ञान था, वो मापना जान चुके थे, तभी तो इतनी विकसित सभ्यता थी और ऐसे चीज़ें बना पाए। तो यानी कि पहले समय में भी ज्योमेट्री का मापना था। जैसे मान लो कि पहले के ज़माने में जो लोग होते होंगे वो भी तो कहते होंगे कि ये मेरी चीज़ है, ये मेरा खेत है, यहाँ से यहाँ तक मेरी चीज़ है, ठीक है। तो उस समय जैसे कभी कभी ऐसा होता था कि बाढ़ आ जाती थी, तो ये लाइनें हट जाती थी। अब समझ नहीं आता था कि कहाँ से कहाँ का है, तो उनको किसी तरह से तो पता लगाना पड़ेगा। तो कई वो तरीके अपनाते थे जिससे कि वो मापे, ठीक है। तो उसी वक्त तो उनके पास, यानी कि ये हम कह सकते हैं कि वो मापना सीख गए थे, कई चीज़ों को मापते थे। लेकिन जो उनके मापने का तरीका था आज के समय में जितना विकसित था उतना नहीं रहा होगा, पर था। तो सुव्यवस्थित ढंग से नहीं था, यानी एक सही ढंग से नहीं था। तो उस समय के जो सबसे पहले गणितज्ञ थे यूक्लिड ने जो मापने का तरीका है, यानी कि जो मैथ में जो चीज़ नापा जाता है, जैसे कि मान लो कि ये एक खेत होता है, तो क्या होता है, एक रेखा होती है यूँ करके, है ना, रेखा होती है, एक बिंदु होता है, एक लाइन होती है। तो इस तरह की चीज़ें लोगों को पता थी, लेकिन सुव्यवस्थित ढंग से नहीं थी। यानी उस समय सोचो, ये सब चीज़ें बड़ी थी, उतना लोगों को ज्ञान नहीं था। तो जो यूक्लिड जी थे गणितज्ञ, जो यूक्लिड जो गणितज्ञ थे, उन्होंने इन सब चीज़ों को सोचा कि एक किताब में लिखे, यानी सुव्यवस्थित ढंग से लिखे। तो इसलिए उन्होंने मैथ को आसान बनाने के लिए, लोगों को मापने के लिए आसान बनाने के लिए, उन्होंने इन चीज़ों को देखा और उसने अपनी एक बुक में इन चीज़ों के बारे में लिखा। तो उसी के बारे में हम पढ़ेंगे, और आप पढ़ोगे तो आपको अभी तो लगेगा ये चीज़ें क्या इतना मतलब ईजी है, तो लेकिन उस समय के हिसाब से सोचो बड़ी चीज़ थी। अभी हम पढ़ेंगे उसके बारे में क्या क्या चीज़ें थी, तब समझ पाओगे। तो पहले चीज़ जो हम पढ़ते हैं, कुछ जो यूक्लिड की परिभाषाएं थी वो पढ़ते हैं। अभी आप देखो, ये चीज़ पढ़ोगे तो आपको लगेगा तो बहुत इजी है, लेकिन उस वक्त के हिसाब से लोगों को उतना पता नहीं था, और कुछ को पता था तो उतना सुव्यवस्थित ढंग से या सही ढंग से नहीं था। तो उसने एक बुक में लिखी, इन चीज़ों को बताया लोगों को। जैसे कि बताया कि एक बिंदु वह है जिसका कोई भाग नहीं होता, यानी कि जो एक बिंदु है इसका कोई भाग तो नहीं होता ना ऊंचाई होती है ना लंबाई होती है। तो यानी ये चीज़ उन्होंने लिखी एक अपने पुस्तक में कि एक बिंदु वह है जिसका कोई भाग नहीं होता। अगला है, एक रेखा चौड़ाई रहित लंबाई होती है, यानी एक जो रेखा होती है उसमें चौड़ाई तो नहीं होती, आपको भी पता है, लंबाई होती है, यानी सिर्फ लंबाई होती है, चौड़ाई नहीं होती। तो ये चीज़ें उस वक्त उन्होंने बताई, ठीक है। एक और है कि एक सीधी रेखा ऐसी रेखा है जो स्वयं पर बिंदुओं के साथ सपाट रूप से स्थित होती है, सपाट रूप से स्थित होती है। इसके कहने का क्या मतलब है कि एक रेखा है जो बिंदुओं के साथ, यानी बिंदुओं के साथ सपाट रूप से स्थित होती है। यानी कि ये समझ लो कि ये सीधी बिंदु होगी, आपस में चिपके होंगे एक सीधी रेखा में, तो एक लाइन का निर्माण करते हैं, यानी कि बहुत सारी यहाँ पर बिंदु है, ठीक है, तो अभी एक रेखा का निर्माण हुआ, ये कहने का मतलब है। अगला है, एक रेखा के सिरे बिंदु होते हैं, यानी एक जो रेखा है यूँ करके, यहाँ मान लो यहाँ से यहाँ 10 मीटर है, तो ये जो है सिरा, ये क्या है, एक बिंदु है, ये भी आप समझ गए, इजी है। एक अगला, एक पृष्ठ पर
अब अगला है एक पृष्ठ वह है जिसकी केवल लंबाई और चौड़ाई होती है। यानी मान लो कि एक पृष्ठ है, तो आपको पता है एक पूरा पृष्ठ हुआ तो इसकी लंबाई भी है और चौड़ाई भी है ना, लंबाई चौड़ाई होती है तो एक पृष्ठ है। ये एक समतल पृष्ठ ऐसा पृष्ठ है जो स्वयं पर सीधी रेखाओं के साथ समान रूप से स्थित होती है। ये भी वैसा ही है कि जैसे मान लो कि एक पृष्ठ है तो एक सीधी रेखा, यानी कि जो सीधी रेखा है यूं करके यूं करके यूं करके और यूं भी मान लो या फिर यूं मान लो या फिर यूं करके मान लो, एक समान रूप से यानी कि एक सीधी रेखा मिलते मिलते ही एक पूरे क्या बोलते हैं समतल क्षेत्र का निर्माण करते हैं। यूं करके मिलते रहेंगे मिलते रहेंगे मिलते रहेंगे तो एक समतल क्षेत्र का निर्माण करते हैं। तो ये कहने का मतलब है। एक अगला हमारा पृष्ठ के किनारे रेखाएं होती हैं। अब ये भी देखिए वैसा ही है, देखो एक पृष्ठ है तो इसकी जो रेखा, इसकी जो किनारे हैं, ये किनारे क्या है, रेखा ही तो है, क्योंकि देखो ये रेखा हुई, ये रेखा हुई, ये रेखा हुई, तभी तो एक पृष्ठ बनता है। तो ये 7 चीज़ थी, ये 7 परिभाषा थी जो बस सिंपल थी, आप पढ़ लो। अब हम करते हैं अगला जो और उन्होंने बताई थी, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये तो ईजी है, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो अब हम जो देखेंगे अभिगृहित और अभिधारणा, ये क्या है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। समझ लो ये जो चैप्टर है ये इसी पे है। और ये क्या है समझ लो, ये एक सिंपल स्टेटमेंट है जो कि यूक्लिड जी ने अपनी बुक में लिखी थी, ठीक है, उस वक्त में लिखी थी। उसमें से कुछ चीज़ें हम आज पढ़ेंगे कि उन्होंने क्या लिखा, तो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, ध्यान समझना। तो यहाँ पर हम देखते हैं पहले अभिगृहित, जो कि पहली जो थी अभिगृहित, वो हम देखते हैं उन्होंने क्या कहा, वह वस्तुएं जो एक ही वस्तु के बराबर हो, एक दूसरे के बराबर होती है। काफ़ी आसान है, दिखने में लगेगा आपको मुश्किल, जब आप इसे समझ लोगे तो बहुत ही आसान लगेगा। अभी देखना, वह वस्तुएं यानी कि बहुत सारी वस्तुएं है, ठीक है, बहुत सारी, क्या है वो एक वस्तु के बराबर है, ठीक है, कि जितनी वस्तु है, जैसे मान लो एक वस्तु इधर है, फिर एक और वस्तु है, दूसरी वस्तु, फिर तीसरी वस्तु, ये जितनी वस्तुएं क्या है कि सब एक वस्तु, किसी एक वस्तु के बराबर है, ठीक है, कि मान लो कि ये वस्तु भी इसके बराबर है, ये वस्तु भी इसके बराबर है, ये वस्तु भी इसके बराबर है, तो इससे क्या होगा कि ये जो चीज़ है आपस में क्या होगी, बराबर होगी। सिंपल भाषा में क्या कहने का मतलब है, मान लो कि आप 2 पेन है, ठीक है, 2 पेन हमने ले लिया, 2 पेन क्या है, ये वाला जो पेन है इस वाले पेन के एक और पेन जो है उसके बराबर है, ठीक उसी तरह ये वाला जो पेन है वो इस पेन के बराबर है। तो फिर क्या होगा कि ये पेन भी आपस में क्या होगा, बराबर होगा, कि अगर ये पेन इसके बराबर है, ये पेन इसके बराबर, तो सिंपल सी बात है ये भी आपस में बराबर होगा, ये कहने का मतलब है। और अगर हम बारीकी से समझें, फॉर एग्जांपल दूँ तो जैसे कि मान लो कि ए बी जो है वो क्या है, सी डी के बराबर है, ठीक है, और एफ सी क्या है, वो भी क्या है, सी डी के बराबर है, यानी कि सी डी एक वस्तु है, ये भी क्या है इसके बराबर है, और ये भी इसके बराबर, तो क्या होगा, ये भी आपस में बराबर होगा, ठीक है। और अगर आपको बारीकी में समझाऊं, जैसे मान लो कि 5, ठीक है, 5 के बराबर है, और एक और 5 है और वो इसी वाले 5 के बराबर है, ठीक है, तो ये 5 भी क्या होंगे, आपस में बराबर ही होंगे, क्योंकि है तो यही 5 ही 5 ना। तो क्या होगा, सिंपल से बताइए, यही मतलब कहने का मतलब है कि कई सारी चीज़ें हैं, कई सारी चीज़, अगर ये 5 चीज़ भी है और 5 चीज़ बारी बारी करके एक चीज़ के बराबर है, तो ये 5 भी आपस में बराबर होंगे। अब जो हमारा अगला अभिगृहित है उसे देखते हैं। यदि बराबरों को बराबरों में जोड़ा जाए तो पूर्ण भी बराबर होता है। ये काफ़ी आसान है। जैसे अगर कोई चीज़ बराबर है, जैसे मान लो 2 बराबर 2 के हैं, ठीक है, और इसमें एक बराबर जोड़ दिया जाए, दोनों तरफ बराबर चीज़ जोड़ जाए, मान लो इधर 3 जोड़ा तो इधर भी क्या करेंगे हम, 3 जोड़ देंगे, तो जो इसका पूर्ण जो होगा, यानी कि इसको जो जोड़ेंगे जो हमें प्राप्त होगा, जैसे 5 प्राप्त होगा ना, तो इधर भी 5 प्राप्त होगा, तो क्या होगा, वो भी आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। दिख रहा है हमें बराबर है कि 5 5 के बराबर है। तो यहाँ पे ये कहने का मतलब है कि अगर कोई चीज़ बराबर है उसमें एग्जैक्ट बराबर दोनों तरफ जोड़ दिया जाए तो जो हमें प्राप्त होगी चीज़ वो भी क्या होगी, बराबर होगी। सिंपल। अब चलता है अगला, यदि बराबरों को बराबरों में से घटाया जाए तो शेषफल भी बराबर होता है। ये भी काफ़ी आसान है कि अगर मान लो कोई चीज़ क्या है, बराबर है, ठीक है, और इसमें बराबर ही घटाया जाए, दोनों तरफ बराबर चीज़ घटाया जाए, जैसे मान लो कि इधर 1 घटाया जाता है तो इधर भी 1 घटाया जाता है, तो इसका जो प्राप्त होगा शेषफल वो भी क्या होगा, बराबर होगा। तो जैसे इसमें अगर हम शेषफल करेंगे तो 1 आएगा और इधर भी घटाएंगे तो 1 आएगा, तो ये क्या है, ये भी जो चीज़ है क्या है, आपस में बराबर है। तो काफ़ी आसान था ये तो। अब चलते हैं इसके अगले अभिगृहित पे। काफ़ी आसान अभिगृहित है, अभी के लिए तो हमें आसान लग रहा होगा, ये तो ईजी है, लेकिन उस वक्त के हिसाब से सोचो। अगला है, वह वस्तु जो परस्पर संपाती हो, एक दूसरे के बराबर होती है। इसको समझने के लिए आपको संपाती शब्द को समझना पड़ेगा। संपाती का क्या मतलब होता है, जो एक दूसरे के ऊपर आ जाए। आप घर में देखते होंगे चम्मच एक जैसे होते हैं, है ना,
कि एक के ऊपर एक आ जाते हैं। आप देखते होंगे प्लेट होती होंगी, कटोरियाँ होती होंगी, वो क्या होता है एक के ऊपर एक आ जाते हैं। जैसे सिक्का हो गया 10 का नोट हो गया, तो वो क्या होता है एक के ऊपर एक आ जाते हैं, उसे हम संपाति कहते हैं। तो कहने का क्या मतलब है, वह वस्तुएं जो परस्पर संपाति हो, यानी कि एक दूसरे के ऊपर आ जाए, संपाति हो तो एक दूसरे के बराबर होती है। तो उसके कहने का क्या मतलब है कि अगर दो वस्तुएं संपाति हो, एक दूसरे के ऊपर आती है, तो वो क्या दोनों आपस में बराबर है। सिंपल सी बात है, अगर मान लो एक 10 का सिक्का है, ठीक है, 10 का सिक्का आता है और इधर भी एक 10 का सिक्का है, वो एक दूसरे के ऊपर आ गया, तो इसका जो त्रिज्या होगी वही बराबर होगा, इसकी जो गोल होगा वही बराबर होगा, यानी इसकी परिधि, ठीक है। तो क्या होगी, इसकी जो आपस की चीज़ें हैं सब कुछ क्या होगा, बराबर होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मान लो कोई चकोल चीज़ है, ठीक है, वो एक दूसरे के ऊपर आ गई, तो उसमें भी क्या होगा, कोण बराबर होंगे, इसकी जो ये जो है लंबाई चौड़ाई वो बराबर होगी। तो समझे, यानी कि दो वस्तु अगर एक दूसरे के ऊपर संपाती है तो क्या होंगे, वो दो वस्तु आपस में बराबर होगी, ये कहने का मतलब है। अगला है पूर्ण अपने भाग से बड़ा होता है। इसका कहने का मतलब है कोई चीज़ पूरा है, ठीक है, कोई चीज़ पूरा है और उसका टुकड़ा ले लिया, जैसे मान लो बिस्किट है, ठीक है, एक बिस्किट है, उसका टुकड़ा हमने ले लिया और उसको यहाँ रख दिया, ठीक है। तो ये इस स्टेटमेंट के कहने का क्या मतलब है कि जो ये पूर्ण है वो हमेशा बड़ा होगा अपने भाग से। सिंपल सी बात है कि कोई चीज़ पूरी है और उसका जो भाग होगा तो वो तो छोटा ही होगा ना, भाग थोड़ी बड़ा हो जाएगा। जो चीज़ पहले है पूरा है पूर्ण, वो ही हमेशा बड़ा होगा। फॉर एग्जाम्पल के लिए और हम देखें, जैसे मान लो भारत है, अब मैं कह दूँ कि जो भारत है वो दिल्ली से बड़ा होगा, तो ये सच बात है ना, भारत का एक पूर्ण है और दिल्ली उसका भाग है, तो दिल्ली थोड़ी बड़ा हो जाएगा भारत से, क्या रहेगा कि भारत ही बड़ा रहेगा। तो वही कहने का मतलब है पूर्ण जो होता है अपने भाग से बड़ा होता है। कोई चीज़ जो पूरी है तो उसका जो कोई भी भाग होगा वो होगा हमेशा छोटा, उससे बड़ा नहीं हो सकता। जैसे कि पृथ्वी है, अब पृथ्वी का एक भाग क्या है, भारत है, तो भारत छोटा रहेगा ना, पृथ्वी क्या पूरी चीज़ है, एक पूरी गोल पूर्ण है वो, तो वो क्या है, बड़ा है, और भारत उसका एक हिस्सा है तो वो छोटा होगा। इस स्टेटमेंट के कहने का मतलब ये है। अगला है एक ही वस्तु के दुगने परस्पर बराबर होते हैं। इसके कहने का क्या मतलब है कि जैसे मान लो कोई वस्तु है, ठीक है, वो क्या है, जैसे मान लो कि दो के बराबर है, ठीक है, और इसका मैं दुगना कर दूं, इसको डबल कर दूं, जैसे मान लो इसको मैं डबल कर दूं तो क्या होगा, 2 से गुना कर देता हूँ, इधर भी 2 से गुना कर देता हूँ, तो क्या आएगा 4 हो जाएगा, इधर क्या होगा 4, तो क्या है ये भी क्या है, बराबर है। यानी कोई वस्तु बराबर है उसका मैं दुगना कर दूँ तो दुगना भी क्या होगा, आपस में बराबर होगा। अगला है एक ही वस्तु के आधे परस्पर बराबर होते हैं। ये भी काफ़ी आसान है। जैसे मान लो कोई चीज़ है, जैसे मान लो कि 6 है 6 के बराबर, और इसका मैं आधा कर दूं, ठीक है, आधा कर दूं, तो जो आधा जो प्राप्त होगा, ठीक है, आधा जो प्राप्त होगा मैं, वो भी क्या होगा, बराबर होता है। इधर भी 3 प्राप्त होगा, इधर भी 3 प्राप्त होगा, तो क्या होगा, ये भी क्या होगा, बराबर होगा। सिंपल है। तो इसी के साथ जो हमारी अभिगृहित थी वो समाप्त होती है। 7 अभिगृहित थे, काफ़ी आसान थे। आई होप आपको समझ आया होगा। अब हम करते हैं अभिधारणा। अब जो हमारा अभिधारणा है, उसे ध्यान समझना कि एक बिंदु से एक अन्य बिंदु तक एक सीधी रेखा खींची जा सकती है। अब जैसे मान लो कि यहाँ पे एक बिंदु है, अब एक अन्य बिंदु ले लिया, तो इसके बीच के कहने का मतलब एक सीधी रेखा खींची जा सकती है। तो बिल्कुल सिंपल सी बात है कि हमने अगर एक बिंदु लिया, एक और बिंदु हम कहीं पे खींच देते हैं, तो उसके बीच क्या होती है, एक सीधी रेखा खींची जा सकती है। और जैसे मान लो यहाँ पे अगर मैं इधर भी खींच दूँ एक बिंदु, तो उससे भी एक सीधी रेखा खींची जा सकती है ना। तो इसमें एक और चीज़ बता दूँ कि एक बिंदु से एक बिंदु तक एक ही रेखा खींची जा सकती है, सिर्फ और सिर्फ एक रेखा। जैसे मान लो कि मैंने यहाँ एक बिंदु लिया, यहाँ एक बिंदु लिया, तो यहाँ से यहाँ तक एक ही रेखा जाएगी ना। अगर मैं यूँ करके खींच दूंगा तो सीधा तो हुआ ही नहीं, सीधी रेखा तो एक ही जाएगी ना। तो स्टेटमेंट का कहने का मतलब है कि एक बिंदु से अगर हम एक और बिंदु लेते हैं, यानी 2 बिंदु ले लो, मान लो कि 2 बिंदु से सिर्फ और सिर्फ एक ही रेखा खींची जा सकती है। इसके कहने का मतलब यह है। अगला है एक शांत रेखा को अनिश्चित रूप से बढ़ाया जा सकता है। तो पहले तो हमें समझना पड़ेगा शांत रेखा क्या होती है। एक तो होता है सिंपल रेखा जो चलती रहे, शांत रेखा होता है जिसका एक निश्चित दूरी हो, ठीक है। जैसे हम बोलते नहीं है स्केल पे, हम बोलते हैं 10 किलोमीटर खींच लो, तो हमने 10 किलोमीटर खींचते हैं, 10 सेंटीमीटर खींचते हैं, 10 सेंटीमीटर मान लो खींच लिया हमने स्केल से देखे, तो क्या है, हमें पता है ना एक निश्चित दूरी है, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं शांत रेखा। तो क्या इसको कहने का मतलब इसको अनिश्चित रूप से आगे बढ़ाया जा सकता है। तो हाँ, मतलब कि ये कह रहा है कि अनिश्चित रूप से आगे बढ़ाया जा सकता है। जैसे कि ये शांत रेखा है, तो इसके आगे भी हम, हाँ सिंपल सी बात है, एक सीधी तरह से बढ़ा सकते हैं, ठीक है। क्योंकि ये रेखा का तो एक टुकड़ा ही है ना, रेखा तो आगे बढ़ रही है, बस हमने 10 सेंटीमीटर समझ लो कि काट लिया, एक रेखा खंड ले लिया उसका, तो उसको हम शांत रेखा भी बोलते हैं, रेखा खंड भी बोलते हैं, और इसको हम आगे बढ़ा सकते हैं। ये कहने का मतलब था यूक्लिड जी का। आगे है
किसी को केंद्र मानकर किसी त्रिज्या से एक वृत्त खींची जा सकती है। ये तो हम आज भी खींचते हैं कि हमने क्या करा, एक केंद्र ले लेते हैं और एक त्रिज्या ले लेते हैं, जैसे मान लो 3 सेंटीमीटर लिया और इसको फिर हमने केंद्र बनाकर क्या करते हैं, एक केंद्र बनाकर एक वृत्त खींच लेते हैं। तो हम आज भी करते हैं। तो स्टेटमेंट भी ये तो हमें आसानी से समझ आ गया होगा। अब हम करते हैं अगला जो हमारा, सभी समकोण एक दूसरे के बराबर होते हैं। ये तो काफ़ी आसान है। समकोण कितना होता है, 90 डिग्री का। और मान लो एक और समकोण है, वो भी क्या होगा 90 डिग्री का, तो क्या होगा, बराबर होगा। अगर एक और समकोण है तो वो भी बराबर होगा, यानी समकोण तो